हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज़ क्लास नंबर 12th ऑफ करंट अफेयर्स। आज की वीडियो हम शुरू करते हैं इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। अब देखिए यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को मंजूरी दी थी, जिसमें सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम के डेवलपमेंट को लेकर ये सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम चलाया गया था। 76,000 करोड़ रुपए इस पर क्या है, 76,000 करोड़ रुपए निर्धारित है जो परिव्यय है। अब यहाँ पर क्या है, देखिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना की गई है। किससे रिलेटेड है? ये है सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम से ही रिलेटेड। 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने, जगह का नाम याद रखना, सानंद गुजरात में, कहाँ? सानंद गुजरात में एक सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी प्रदान की। और जो ये सेमीकंडक्टर यूनिट है केन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जाएगी 3300 करोड़ रुपए के निवेश के साथ। इसमें 60 लाख चिप्स प्रतिदिन क्या है उत्पादन क्षमता होगी, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन, ऑटोमोटिव या दूरसंचार, मोबाइल फ़ोन आदि की चिप यहाँ पर बनाई जाएगी। जगह का नाम याद रखना, ठीक है। इससे पहले 29 फरवरी 2024 को 3 और अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई थी। उसमें कौन कौन है, नाम याद रखना। धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब, ठीक है। एक तो धोलेरा गुजरात में, सेकंड आसाम में, ठीक है, आसाम के मोरीगांव में, ये ध्यान रखना है। और थर्ड सानंद गुजरात में अर्धचालक यूनिट, मतलब सेमीकंडक्टर यूनिट। ये तीनों नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। अब देखिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 124 आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट का क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? ए बी डिविलियर्स के नाम से, ठीक है। 1A 2B 4D, ABD मतलब ए बी डिविलियर्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट, ऐसे याद रख सकते हैं आप। 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने के साथ ही सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में आया। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? HJ कानिया, हरीलाल जे कानिया थे। आप देखिए हीरक जयंती वर्ष, जिसको डायमंड जुबली ईयर घोषित किया गया है, 28 जनवरी 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपना स्थापना दिवस मनाया और अपनी स्थापना की हीरक जयंती वर्ष, डायमंड जुबली ईयर की शुरुआत की। 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। यह ध्यान रखना है। कब 75वीं वर्षगांठ? 28 जनवरी। देखिए कुछ लोग गलती कर देंगे 26 जनवरी में कंफ्यूज होकर। 26 जनवरी नहीं है, 28 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है। 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था। ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, गलत नहीं करना है। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज कैसे रंग का है? नीले रंग का है। इस ध्वज में संविधान, आप गूगल कर देखना कि सुप्रीम कोर्ट का ध्वज और प्रतीक चिन्ह आपको दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। सर्च करोगे जहाँ भी तो आपको दिखाई दे जाएंगे। इस ध्वज में संविधान के खुले हुए पन्नों से सर्वोच्च न्यायालय के गोलाकार भवन को उभरते हुए प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या है, गोलाकार के ऊपर अशोक चक्र को स्थान दिया गया है। इसमें एक संस्कृत श्लोक भी है, यतो धर्मोस्तते जयम, मीन्स जहाँ धर्म है वहाँ जीत है, ठीक है, ये लिखा गया है। न्याय की देवी की नई प्रतिमा। अब देखिए यहाँ पर 17 अक्टूबर 2024 को भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जो उस टाइम थे कौन थे, DY चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी की एक नई प्रतिमा का अनावरण किया। अब पहले क्या है, औपनिवेशिक प्रतीकों से हटकर अब जो भारत का आधुनिक और समावेशी दृष्टिकोण को दर्शाती है। जजों की लाइब्रेरी में स्थापित की गई है। साड़ी पहने हुए दिखाया गया है,
ठीक है, पहले वो पश्चिमी शैली के गाउन में प्रदर्शित किया गया था, अब साड़ी में। पहले आंखें बंद थी, अब आंखें खोल दी हैं। बाएं हाथ में पारंपरिक तलवार के साथ दर्शाया गया था, वहीं नई प्रतिमा के बाएं हाथ में भारतीय संविधान की एक प्रति है। ठीक है, ये याद रखना है। अब क्या है, संविधान की प्रति दी गई है और पट्टी जैसा कि हमने बोला खोल दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष, सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी। 31 अगस्त और 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, इस अवसर पर क्या है, एक सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किए गए। क्लियर। नेक्स्ट है वाडवण पतन का शिलान्यास। भारत में जैसा कि हमने बताया था पहले भी 13 क्या है, मेजर पोर्ट है। 13वां कौन बना था, हमने बताया था। कहाँ पर, जो अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान एंड निकोबार, और उसमें भी ग्रेट निकोबार के पास हमने बताया था कि एक नया क्या है, पोर्ट बनाया गया है। तो 13 बड़े पोर्ट हो गए हैं, उनके नाम भी बताए गए थे। अब यहाँ पर जो पोर्ट कौन कौन से, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पतन और मुंबई पतन। यहाँ पर क्या है, भीड़ भाड़ ज़्यादा है। भीड़ भाड़ का मतलब कि ये बिजी रहते हैं, तो इनकी जो बिजीनेस है उसको कम करने के लिए महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर के निकट ये स्थित होगा। कौन सा, वाडवण पतन। इसका शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ठीक है, इसकी कुल लागत 76,220 करोड़ है। वाडवण पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा इसका क्या है, परियोजना का निर्माण किया गया है, याद रखना है। ठीक है, वाडवण पतन को हर मौसम के लिए ग्रीनफील्ड डिप ड्राफ्ट महापतन के रूप में विकसित किया जाएगा। यह भारत के सबसे बड़े गहरे जल वाले पतनों में से एक होगा। निर्माण पूरा करने के पश्चात यह पतन विश्व के शीर्ष 10 पतनों में से एक होगा। यह पतन ट्रांजिट टाइम और लागत को कम करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मार्गों से सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ठीक है, ये सब फ्यूचर की बातें हैं कि ये करेगा वो करेगा, ठीक है, लेकिन करेगा। अब देखिए कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसका कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 का ये चौथा संस्करण विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा इस सूचकांक का विकास किया गया। ठीक है, कंटेनर शिप्स द्वारा किसी पतन में व्यतीत किए गए समय का मापन किया जाता है। इस सूचकांक के अनुसार वर्ष 2023 में पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशियाई पतनों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। शीर्ष 20 स्थानों में से 13 स्थानों पर इसी क्षेत्र के पतन शामिल थे। इस सूचकांक में दूसरे वर्ष चीन का यांगसान पतन प्रथम स्थान पर रहा। इस सूचकांक में इतिहास में पहली बार विश्व के शीर्ष 100 पतनों की सूची में भारत के 9 पतनों को शामिल किया गया। टॉप 20 की सूची में विशाखापट्टनम रहा, भारत की तरफ से 19वां स्थान मिला। ठीक है, इससे पहले वर्ष 2022 के सूचकांक में 115वें स्थान पर था। अब देखो कितनी रैंक बढ़ा ली, 115 सीधा 19वें पर छलांग मारी है। ठीक है, तो ये भारत के पतन हैं जो 9 पतन। 19वें पर विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्रा में। 27वें पर मुंद्रा पतन, गुजरात। ठीक है, आप इम्पोर्टेंट विशाखापट्टनम याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी। NICDP 12 नए औद्योगिक शहरों को मंजूरी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है। अब इसमें क्या है, फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्रियल सिटीज़ का विकास करना है। इसमें क्या है, दिसंबर 2020 में भारत सरकार ने NICDP के 4 चरणों में 11 औद्योगिक गलियारों के विकास को स्वीकृति प्रदान की थी। अब इन 11 गलियारों के अंतर्गत 4 चरणों में कुल 32 परियोजनाएं शामिल हैं। इनमें 4 ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर विकसित किए जा चुके हैं, जबकि 4 अन्य परियोजनाएं वर्तमान में विकसित की जा रही हैं। ठीक है, देख लेते हैं कौन कौन से शहर हैं।
28 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार ने NICDP के अंतर्गत 12 नए औद्योगिक नोड शहरों की स्थापना को मंजूरी दी है। 28,602 करोड़ रुपए की लागत के साथ ये 12 परियोजनाएं भारत के औद्योगिक परिदृश्य में क्रांति लेकर आएंगी। अब इनमें क्या है, 10 राज्यों में विस्तृत होंगे, 6 प्रमुख गलियारे। अब 11 शहरों के नाम 12 का क्यों नहीं है, क्योंकि एक का भी होल्ड पर रखा है, जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे थे तब होल्ड पर रख दिया था। बाकी 11 के नाम देख लीजिए। खुरपिया उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला पंजाब, दीघी महाराष्ट्र, पलक्कड़ केरल, आगरा उत्तर प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, गया बिहार, जहीराबाद तेलंगाना, ओरवाकल आंध्रा, कोपरथी आंध्रा, जोधपुर पाली राजस्थान। NICDP 11 राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारे कौन कौन से? दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा, चेन्नई बेंगलुरु, विजाग चेन्नई वाईजैग बोलते हैं इसको, बेंगलुरु मुंबई, उड़ीसा आर्थिक गलियारा, हैदराबाद नागपुर, हैदराबाद वारंगल, हैदराबाद बेंगलुरु, कोयम्बटूर होते हुए कोच्चि तक इसका विस्तार है, दिल्ली नागपुर औद्योगिक गलियारा। ये 11 गलियारे हैं। 11 गलियारों के नाम याद रखने हैं आपको, कोई सा भी पूछ सकते हैं, ठीक है। 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर हैं, जिसमें धोलेरा गुजरात में, औरंगाबाद महाराष्ट्र, और एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप जो कि ग्रेटर नोएडा यूपी में है, और एकीकृत औद्योगिक टाउनशिप विक्रम उद्योगपुरी MP में है। तो एक MP, एक यूपी, एक महाराष्ट्र, एक गुजरात, ये याद रखना है। 4 विकसित ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहर। नेक्स्ट है एकीकृत पेंशन योजना, ठीक है। यहाँ पर एकीकृत पेंशन योजना ये किसके द्वारा चलाई गई, लॉन्च की गई, मंजूरी प्रदान की गई? 26 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में UPS एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। सुनिश्चित पेंशन, इसमें क्या है, एवरेज बेसिक पे के 75% के समतुल्य राशि मूल पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी। एकीकृत पेंशन योजना ये याद रखना 24 अगस्त 2024 को लॉन्च की गई, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। और बाकी ये अंदर की बातें हैं, न्यूनतम 10 वर्षों तक सेवा प्रदान करने वाले, ये सारी बातें लिखी गई हैं। NPS वात्सल्य ये इम्पोर्टेंट है। आवश्यक बच्चों के लिए एक नई पेंशन योजना, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 24-25 में जो बच्चे माइनर्स हैं इनके लिए एक नई पेंशन योजना वात्सल्य की डिक्लेरेशन हुई। ये क्या है, कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। 18 से जो कम आयु के सभी माइनर्स हैं वो इसके पात्र होंगे। सब्सक्राइबर को प्रति वर्ष न्यूनतम 1000 रुपये का योगदान करना होगा। अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। इस योजना के तहत माता पिता और अभिभावकों द्वारा माइनर बच्चों के लिए अंशदान किया जाएगा। बच्चे के वयस्क होने पर इस योजना को सहज रूप से एक NPS खाते में बदला जा सकेगा। और 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री ने नई दिल्ली में NPS वात्सल्य को लॉन्च किया। याद रखना है, ठीक है, कि NPS वात्सल्य किससे रिलेटेड है, क्या बुजुर्गों से, क्या महिलाओं से, क्या माइनर्स बच्चों से, या किसानों से, इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है जी, देख लेते हैं नेक्स्ट। NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 जारी कर दी गई है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसकी शुरुआत 29 सितंबर 2015 से की गई थी। और कौन सी मिनिस्ट्री है, शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। तो लेकिन इसका पहला संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था, ठीक है। लॉन्च तो की गई 29 सितंबर 2015 को NIRF, लेकिन इसका पहला संस्करण अप्रैल 2016 में। शिक्षा मंत्री कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। इंडिया रैंकिंग 2024 को जारी किया गया। इस देश के यह देश के जो रैंकिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो उच्च शैक्षिक संस्थानों की रैंकिंग देता है। यह रैंकिंग कहाँ जारी की गई, भारत मंडपम में। 9वां संस्करण है। 8 कैटेगरी ये पूछा जाता है, 8 कैटेगरी के अंतर्गत दिया गया, ठीक है। कौन कौन सी, ओवरऑल, कॉलेज,
यूनिवर्सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूशन, इनोवेशन, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी एंड स्किल यूनिवर्सिटी। 3 नई श्रेणियां यथा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय ये ऐड की गई हैं, पहली बार ऐड की गई हैं, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछा जाएगा कि क्या क्या चीजें नई ऐड की गई। एक तो मुक्त विश्वविद्यालय, एक राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय। उल्लेखनीय है कि 8 विभिन्न विषयों सब्जेक्ट डोमेन के अंतर्गत रैंकिंग प्रदान की जाती है। ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास को फर्स्ट रैंक मिली है, आईआईटी मद्रास को। ठीक है, लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान मिला है किसमें? टेक्नोलॉजी में। ठीक है, अभियांत्रिकी में। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को लगातार 9वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सिटी के मामले में देख लेते हैं अब इंडिया रैंकिंग 2024 शीर्ष 5 स्थान समग्र ओवरऑल कैटेगरी में है। आईआईटी मद्रास फर्स्ट, आईआईएससी बेंगलुरु भारतीय विज्ञान संस्थान सेकंड, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे मुंबई 3, आईआईटी दिल्ली 4, आईआईटी कानपुर 5। तो ये टॉप 5 थे। आपको टॉप आईआईटी मद्रास जरूर याद रखना है, पूछ लिया जाएगा। फिर अगर इधर देखें इंडिया रैंकिंग 2024 उत्तर प्रदेश के किन किन को स्थान मिला, तो आईआईटी कानपुर को 5th मिला, ये ध्यान रखना है। इंडिया रैंकिंग 2024 शीर्ष स्थान प्राप्त संस्थान विभिन्न श्रेणियों में। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, आईआईएससी बेंगलुरु। कॉलेज में इस बार हिंदू कॉलेज है, मिरांडा कॉलेज को इस बार फर्स्ट रैंक नहीं मिली है, अदरवाइज मिरांडा कॉलेज टॉप पर आता था। इस बार डीयू का कौन सा हिंदू कॉलेज टॉप पर आया है। अनुसंधान में आईआईएससी बेंगलुरु, नवाचार में आईआईटी बॉम्बे, मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में इग्नू जो कि दिल्ली में है, कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ है? सिम्बायोसिस पुणे में है। और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई तमिलनाडु है। ठीक है जी, तो इनको रैंकिंग यहाँ मिली है। अब ये अलग अलग कैटेगरी में, टेक्नोलॉजी में आईआईटी मद्रास, प्रबंधन मैनेजमेंट में हैदराबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, चिकित्सा में एम्स दिल्ली, दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्नोलॉजी साइंस चेन्नई, विधि में लॉ में नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, एंड वास्तुकला और नियोजन में आईआईटी रुड़की, एंड कृषि एवं संबंध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली। तो ये रैंकिंग आपको एनआईआरएफ रैंकिंग अच्छे से याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर लगते हैं। नेक्स्ट है उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक। देखिए पर्यावरण के मामले में यह सूचकांक जारी किया गया है, ध्यान रखना है। इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का मूल्यांकन करने के लिए ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। अब इसमें जीईपी सूचकांक के 4 आवश्यक स्तंभों पर आधारित है। वायु, एक जल, एक मृदा जिसको सॉइल बोलते हैं, एक वन। ठीक है, जीईपी सूचकांक में वृद्धि देखने को मिलती है अगर इनमें सुधार हो रहा है तो। 19 जुलाई 2024 को उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लॉन्च किया। देश का पहला ऐसा राज्य है जिन्होंने पर्यावरण उत्पाद सूचकांक को लागू किया है, उत्तराखंड ने। लिंकिंग इकोलॉजी विद इकोसिस्टम है इसका उद्देश्य, और 4 घटक जैसा कि हमने बताया, जल, वायु, वन और मृदा। यह क्या है? एक प्रकोष्ठ बनाया जाएगा इसके लिए। एंड जीपी सूचकांक ये निर्धारित करेगा कि राज्य में विकास परक योजनाओं के साथ साथ जल, मृदा, वायु, वन में क्या परिवर्तन हो रहा है। इस सूचकांक के परिणामों के विश्लेषण के भविष्य में पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।